हरियाणा में कथित रजिस्ट्री घोटाले पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी कर्मचारी इसमें लिप्त होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्ष के आरोपों का भी तल्ख लहजे में जवाब दिया। हरियाणा में कथित रजिस्ट्री घोटाले की जांच, संलिप्त कर्मचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। रजिस्ट्री के कथित अनियमितता मामले में उठ रहे सवालों पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश भर में इसकी जांच चल रही है। जो भी संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में लिप्त कर्मचारियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। कोई अधिकारी, और मैं कड़े शब्दों के साथ कह सकता हूं कि इसके अंदर इन्वॉल्व रहा है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, चाहे टाउन प्लानिंग का हो, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज का हो, चाहे कोई और, जिसकी नेग्लिजेंस के कारण अगर कोई गलत रजिस्ट्री हुई है तो उन डीड्स को भी रिवाइज किया जाएगा। साथ के साथ केवल मात्र उनको अंडर सेक्शन 7 जो है हमारा प्रोसीजर्स का, केवल वहां तक सीमित या सस्पेंड करने तक सीमित नहीं करेंगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ दिला सकता हूं कि अगर कहीं भी इस तरह की कमी पाई जाएगी तो सस्पेंशन के साथ साथ क्रिमिनल केस एंड विजिलेंस इंक्वायरी भी इसके अंदर हम बैठाएंगे। एक ही विभाग में अनियमितताएं क्यों? विपक्ष के आरोपों पर दुष्यंत चौटाला का जवाब। इस पर दुष्यंत चौटाला ने सरलता से उन आरोपों का भी जवाब दिया कि आखिर उनके विभाग में ही अनियमितताएं क्यों मिल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके विभाग में काम हो रहा है और अनियमितताएं मिलने पर जांच की जा रही है, बदलाव लाने की कोशिश हो रही है। अगर मैं इस, जहां आप कहते हैं रेगुलरिटीज कह दूं, स्कैम तो नहीं कहूंगा, अगर उनको निकालता हूं, काम करता हूं, दिन रात मॉनिटर करके उनको सुधारने का कदम उठाता हूं, तो फिर इसका मतलब तो मैं काम कर रहा हूं। अगर काम हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं, तो फिर तो मैं इफेक्टिव हूं। अगर मैं काम ना करूं, अगर मेरे के डिपार्टमेंट के अंदर इरेगुलरिटीज ना पकड़ी जाए और 5 साल बाद कोई कमी आप लेकर आओ और एक गठड़ी बनाकर लेकर आओ, तब तो मैं मानूंगा मेरे अंडर स्कैम हुआ। इतना ही नहीं, विभाग में हो रही गड़बड़ी पर पॉलिटिकल साजिशों के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिशें तो होती रहती हैं। साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग गड़बड़ी के मामलों पर विपक्षी दलों पर हमला भी किया। काम करना है, बदलाव लाना है और इफेक्टिविटी के साथ बदलाव लेकर आना है, और उसके लिए हम मिलकर मजबूती के साथ प्रदेश में कड़े कदम भी उठा रहे हैं, बड़े बदलाव। दरअसल आरोप है कि लॉकडाउन के बाद गुरुग्राम की 7 तहसीलों में नियमों को ताक पर रखकर 1200 रजिस्ट्रियां की गई, जिसके बाद सरकार ने आदेश जारी कर रजिस्ट्रियों पर रोक भी लगा दी और जांच के आदेश भी दे दिए गए। जिसके बाद अब दुष्यंत चौटाला ने साफ कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। जी, तो ये मसला है कि लगातार दुष्यंत चौटाला ने अब रजिस्ट्री घोटाले को लेकर के, चूंकि आरोप लग रहे थे विपक्ष की तरफ से कि आखिर एक ही महकमे में इतने ज्यादा घोटाले कैसे हो रहे हैं, अब इस पर जवाब डिप्टी सीएम की तरफ से आया है। वहीं एसवाईएल के मसले को लेकर भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। एक चीज बोल सकता हूँ कि कांग्रेसी जितने हैं, इनकी आज की नहीं पुरानी आदत है कि हरियाणा में पानी न लाया जाए, और इसका उदाहरण तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जाकर एंटी एसवाईएल जो उनका घोषणा पत्र था उसको लॉन्च करवाया था। हरियाणा प्रदेश सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन ऑफ वाटर का जो निर्णय है उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो आएगा हरियाणा प्रदेश अपना पानी का शेयर लेगा। तो वहीं एसवाईएल पर पंजाब की तरफ से बयान आने के बाद राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि लड़ाई ना करके पानी पर समझौता करना चाहिए।
ये दोनों मुख्यमंत्री जी जो पंजाब के भी हैं, हरियाणा के, उनको बैठ कर इसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो कोई उनके घर की नहीं है, ना हमारे घर की है। पानी तो एक भगवान की तरफ से एक हमें चीज मिली हुई है, जैसे हवा मिली हुई है वैसे ही है। तो पानी के लिए लड़ाई से अच्छा एक समझौता करके उसको ऊपर काम करना चाहिए। सिरसा में इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने अजय चौटाला पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, किस तरीके से परिवार को अपना परिवार समझने से इनकार कर दिया गया। बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, जरा देखिए। इनेलो दो फाड़ होने के बाद से लगातार चौटाला परिवार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप या वार पलटवार करता रहा है। कभी चाचा भतीजा तो कभी भाई भाई में आपसी अनबन दिखती रही है। अब सिरसा में पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने बिना नाम लिए अजय चौटाला के परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वो लोग उन्हें छोड़कर गए तो उन्हें परिवार नहीं मान रहे थे। ताऊ देवीलाल को दादा मानने के बजाय रामकुमार गौतम को दादा मान रहे थे। जो हमें छोड़ के गए थे वो तो हमें परिवार मान ही नहीं रहे थे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को दादा मानने की बजाय वो तो गौतम को दादा मान रहे थे, और वो गौतम भी उनको छोड़ के भाग गए। जब प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव हो और वो भी उस सीट पर जहां पर 5 बार इनेलो का कब्जा रहा, तो आखिर कैसे ओपी चौटाला बिना कुछ बोले रह सकते हैं। ओपी चौटाला ने दावा किया कि बड़ौदा सीट पर इनेलो का ही प्रत्याशी जीत हासिल करेगा। दूसरी पार्टियों के जुम्मेवार लोग जो हैं वो अपनी पार्टियों को छोड़ करके हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे साफ ही जाहिर है कि बड़ौदा के उपचुनाव में निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीते। साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश की सरकार पर भी हमला करते हुए कहा कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, कोई भी मौजूदा प्रदेश सरकार से खुश नहीं है, इसलिए सत्ता पक्ष के लोग इनेलो में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही इनेलो चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करेगी और प्रदेश में जनता के हित के लिए काम करेगी। और लोगों के सहयोग और समर्थन से सत्ता प्राप्ति के बाद स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करेंगे। हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। हरियाणा प्रदेश के हितार्थ हम अच्छे काम करेंगे ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो। इसके अलावा अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। उपचुनाव निश्चित रूप से कि जब भी अब आने वाले समय में पहला काम वही है। और मैं तो बार बार ये कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगा, कांग्रेस के लिए एक चैलेंज है, लिटमस टेस्ट है, क्योंकि सीट उनकी थी। श्री कृष्ण हुड्डा वहाँ से चुनाव जीते थे और लोगों का मन बीजेपी के साथ आने का है। मुझे लगता है जींद की तरह से हमारे लिए अवसर है। निश्चित रूप से बड़ौदा की जनता ही बताएगी। और जो 6 वर्षों तक बड़ौदा विकास में पिछड़ा है और 10 साल जो उनका नेतृत्व रहा, उस समय कोई भी 10 का आइकॉनिक काम वो गिनाने की स्थिति में बड़ौदा में नहीं है। तो बड़ौदा के लोग उसको समझ रहे हैं कि बड़ौदा को विकास के दर पर रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। राफेल को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पलटवार करते हुए कुछ ही शब्दों में सब कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि राफेल पर सवाल खड़ा करना ही विपक्ष की गंभीरता को दिखाता है। देखिए, विपक्ष तो बहुत सब तरह के उत्तर उनको दिए जा सकते हैं। कई बार जब सवाल के लिए खड़ा रह जाता है तो जनता भी समझती है कि सवाल ओनली फॉर सवाल है, उस सवाल की गंभीरता भी खत्म होती है। विपक्ष के ऐसे रफाल को लेकर सवालों की गंभीरता अब खत्म हो गई है। ये बयान है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का।
जिन्होंने राफेल को लेकर किए गए कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया। दरअसल 29 जुलाई को हरियाणा की धरती पर 5 राफेल की लैंडिंग हुई तो पूरे देश में खुशी का माहौल था। हालांकि विपक्ष ने राफेल को लेकर कई सवाल किए। देखिए, विपक्ष तो बहुत सब तरह के उत्तर उनको दिए जा सकते हैं। कई बार जब सवाल के लिए खड़ा रह जाता है तो जनता भी समझती है कि सवाल ओनली फॉर सवाल है, उस सवाल की गंभीरता भी खत्म होती है। विपक्ष के ऐसे रफाल को लेकर सवालों की गंभीरता अब खत्म हो गई है। अंबाला तो छोड़िए, पूरे दुनिया की राफेल पर नजर गड़ी हुई थी। पलके बिछाकर इंतजार हो रहा था राफेल का, लेकिन शायद कांग्रेस तैयार कर रही थी खाका सवालों का। और यही कारण है कि जब राफेल हवा में ही था तो कांग्रेस ने सवाल दागने शुरू कर दिए। कांग्रेसियों ने सलाम तो किया राफेल लाने वाले जाबाजों को, लेकिन सरकार से सवाल भी किए। किसी ने राफेल की कीमत पर सवाल किया तो किसी ने अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने पर। ये देखिए ट्वीट्स कांग्रेस के नेताओं के। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछे तो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कम ही शब्दों में सब कुछ कहकर जवाब दे दिया कि राफेल पर सवाल खड़ा करना विपक्ष की गंभीरता पर ही सवाल है। जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति को मोदी सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत स्कूल और कॉलेज स्तर पर कई बदलाव होंगे। नई नीति में बच्चों का तनाव कम और छात्रों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देने पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति को मोदी सरकार की मंजूरी। एचआरडी नहीं, अब होगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा पर जीडीपी का 4.43% की बजाय 6% होगा खर्च। मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 5वीं क्लास तक मातृभाषा में होगी पढ़ाई। 12 साल की स्कूली शिक्षा का प्रावधान। 6ठी क्लास से ही कौशल विकास। संगीत, कला, स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा। हिंदी, अंग्रेजी के अलावा 8 भाषाओं में ई कोर्स। नई शिक्षा नीति में स्कूल स्तर पर 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता था, लेकिन अब ये 5+3+4 के हिसाब से चलेगा। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। फिर अगले 2 साल कक्षा पहली और दूसरी में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण का ध्यान रहेगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। इसमें कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई होगी और 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। 6ठी से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। 9वीं से 12वीं की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आजादी भी होगी। पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी। पहली क्लास से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। कक्षा 11 से विषय चुने जाते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। इसके अलावा
शिक्षा नीति लागू होने से अभी तक चला आ रहा स्कूल एजुकेशन सिस्टम और कॉलेज यूनिवर्सिटी में चल रहा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी का सिस्टम भी काफी बदल जाएगा। नई नीति के तहत स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। अब उनके प्रदर्शन को 3 स्तर पर परखा जाएगा। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक खुद छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर दाखिला दिलाया जाएगा। कॉलेज में एडमिशन के लिए सेट की तरह एंट्रेंस टेस्ट लिए जाएंगे। ये परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए कराएगी। देश के अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एनटीए की तरफ से कॉमन कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम साल में 2 बार लिए जाएंगे। बैचलर डिग्री 4 साल की होगी, हालांकि 3 साल का भी विकल्प रहेगा। जो स्टूडेंट्स बीच में कोर्स छोड़ेंगे उन्हें भी क्रेडिट ट्रांसफर और एक ब्रेक के बाद अपनी डिग्री पूरी करने का मौका मिलेगा। 12वीं के बाद कॉलेज स्तर पर 4 विकल्प होंगे। 4 साल के बैचलर कोर्स में पहला साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर एडवांस डिप्लोमा, 3 साल पर बैचलर डिग्री और 4 साल पर रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री कोर्स पूरा कर सकते हैं। यानी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प मिलेगा। अगले 15 सालों में कॉलेज को डिग्री देने का अधिकार दिया जाएगा। कॉलेजेस के लिए यूनिवर्सिटी से मान्यता की जरूरत नहीं होगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी खत्म किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए निजी संस्थानों में फीस कैप लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, यानी अधिकतम फीस तय की जाएगी। विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से कुछ को भारत आने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। शीर्ष भारतीय संस्थानों को वैश्विक बनाने का प्रयास होगा और मास्टर डिग्री कोर्स के बाद पीएचडी से पहले एमफिल कोर्स नहीं होगा। यानी कि नई शिक्षा नीति में बच्चों का तनाव कम और छात्रों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देने के लिए कई बड़ी बातें कही गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में टिड्डी पर कंट्रोल न होने की वजह से बार बार टिड्डी दल हरियाणा पर हमला कर रहा है। हरियाणा में टिड्डी दल का एक बार फिर हमला नजर आ रहा है और इस पर सरकार की क्या तैयारी है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल है। दलाल साहब, टिड्डी दल का हमला एक बार फिर देखने को मिल रहा है। कुछ क्षेत्रों में लगातार जो है वो ये खबरें आ रही हैं कि टिड्डी दल जो है वो हमलावर है, किसानों को नुकसान इसका हो रहा है। क्या तैयारी है सर? इस बार जो है अनुकूल मौसम की वजह से अफ्रीका में बहुत ज़्यादा टिड्डियाँ पैदा हुई हैं, जो पाकिस्तान के द्वारा राजस्थान होते हुए हमारे हरियाणा के अंदर आई है। और राजस्थान में भी पिछले महीने से ये काफ़ी प्रजनन करने में कामयाब रही हैं। और हमारा हरियाणा का बॉर्डर दक्षिण हरियाणा का बॉर्डर का इलाका है। इसके आसपास में 20-30-50 किलोमीटर पे इनकी भारी मात्रा में प्रजनन हुआ है और उसी की वजह से ये जो बड़ी होके हरियाणा के अंदर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए हवा के वेग के साथ आ जाती हैं। हरियाणा में जितनी भी टिड्डियाँ आई हैं उनमें से लगभग 70% 60% को हम समाप्त करने में कामयाब रहे हैं। बची हुई फिर उड़ के वापस चली गई। और अगर ये राजस्थान की सरकार राजस्थान का इनको अच्छी तरह कंट्रोल करने में सक्षम रहते, सफल होते, तो हरियाणा के किसानों को ये नुकसान ना उठाना पड़ता है। लेकिन मैं दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की सरकार जो है टिड्डियों को कंटेन करने की बजाय सारा ध्यान विधायकों को कंट्रोल करने में लगा रखा है। राजस्थान का किसान भी सारा पीड़ित है और हरियाणा के किसान को भी ये झेलना पड़ रहा है इन टिड्डियों को। मेरी उनसे ये प्रार्थना है कि राजस्थान में ही, क्योंकि बड़ा इलाका है, ड्रोन से स्प्रे करवा के, हेलीकॉप्टर से स्प्रे करा के इनके प्रजनन को वहीं पर ख़त्म किया जाए। हरियाणा सरकार से जो भी संभव प्रयत्न हैं
वो किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ 7-8 जिलों के अंदर, जिसमें सरसा है, हिसार है, फतेहाबाद है, भिवानी है, दादरी, नूंह और मेवात और रेवाड़ी, सब जगह टिड्डियाँ आई हैं। और जी हाँ, तो राजस्थान कंट्रोल नहीं कर पा रहा। खैर, सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।